नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उन्मेष में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की विशेष सीरीज, जिसके माध्यम से आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम जो है आज का वीडियो बाल गोविंद भगत नामक एक चैप्टर हिंदी में आपके दिया गया है, जिसके राइटर हैं रामवृक्ष बेनीपुरी को आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी प्रश्नों का समावेश इस चैप्टर के इस एकमात्र वीडियो में किया गया है, ताकि आप एक ही वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को याद रख सकें, पढ़ सकें और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के लेखक हैं। कौन है लेखक? आपको पता ही है, जैसे कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा इसको लिखा गया है। लेकिन कई बार प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो किस प्रकार का पाठ है। तो ये एक रेखा चित्र है, कहानी है, कविता है, निबंध है, तो रेखा चित्र है। संस्मरण भी आते हैं, तो ये रेखा चित्र है, ये ध्यान रखिएगा। बाल गोविंद भगत जो रेखा चित्र नामक एक संग्रह है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार में इनका जन्म हुआ था, और बिहार के भी किस जिले में इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर नामक जिले में। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर के कौन से गांव में हुआ था? अब देखिए, सभी प्रश्नों का समावेश इसी प्रकार किया गया ताकि आपसे कोई प्रश्न छूटे नहीं। बिहार से रिलेटेड है रामवृक्ष बेनीपुरी। बिहार में भी कहाँ जन्म हुआ था? मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर जिले के किस गांव में हुआ था? जैसा कि उनके नाम से स्पष्ट है, रामवृक्ष बेनीपुरी, तो बेनीपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी कितने वर्ष की आयु में स्वतंत्रता सैनिक बन गए थे? स्वतंत्रता सैनिक ये जो है 18 वर्ष की आयु में बन गए थे। रामवृक्ष बेनीपुरी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से कब जुड़े? उस समय जब राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी इस आंदोलन से कब जुड़े थे? 1920 में जुड़ गए थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचे और आप जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। रामवृक्ष बेनीपुरी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की कौन सी परीक्षा स्वाध्याय के बल पर उत्तीर्ण की थी? तो कौन सी वो परीक्षा थी जो रामवृक्ष बेनीपुरी ने स्वाध्याय यानी कि स्वयं पढ़ाई करके, जैसे आज भी जो है अब ट्रेंड वही है, पढ़ना आपको स्वयं है और अपना अभ्यास आप कर सकते हैं। तो विशारद नामक जो परीक्षा है वह उन्होंने स्वयं के बल पर उत्तीर्ण की थी। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कितने वर्ष की आयु में पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी? अब आपकी क्या उम्र है? 10वीं पास की वैकेंसी है, तो निश्चित ही है कि भाई 10वीं पास तो आप हो ही सही। कोई 12वीं पास हुआ, कोई बीए कर रखा होगा किसी ने, कोई बीएससी वाला होगा। तो सभी प्रकार के विद्यार्थी हम देखिए मात्र 15 वर्ष की अवस्थाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी, छपने लगी थी। तो इसलिए मेहनत जो है अभी से करने लग जाइए, और जल्द से जल्द मध्य प्रदेश की किसी न किसी सरकारी भर्ती में आपको लगना है। इसके लिए हम दिल से आपके लिए प्रयासरत हैं, और आप भी निश्चित रूप से अपने प्रयासों को बढ़ाइए और रेगुलरली पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। अगला प्रश्न है, निम्न में से रामवृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा उपन्यास है उनका? पतितों के देश में नामक उपन्यास है। उपन्यास भी बोलते हैं कई बच्चे, लेकिन सही जो उच्चारण है इसका उपन्यास उच्चारण है। आप उपन्यास बोल सकते हैं, लेकिन उच्चारण जो सही है वह है उपन्यास। कलम का जादूगर की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी को जो कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत नामक रेखा चित्र की विशेषता क्या है? तो क्या विशेषता है इस रेखा चित्र की? ग्रामीण जीवन की जो है सजीव झांकी इस पाठ में आपको देखने को मिलेगी। बाल गोविंद भगत किस प्रकार की टोपी पहनते थे? गांधी टोपी, तिरछी टोपी, कनफटी टोपी, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या उत्तर होगा? कनफटी टोपी। अब ये वाला प्रश्न जो है आपने नेताजी का चश्मा नामक पाठ में भी पढ़ा होगा। कैप्टन किस प्रकार की टोपी पहनता था?
तो कैप्टन जो है गांधी टोपी पहनता था, उसका उत्तर था गांधी टोपी। इसीलिए इसमें इस ऑप्शन को, इस विकल्प को शामिल किया है ताकि आप याद रखें। और बाल गोविंद भगत जो है वह कनफटी टोपी पहनते थे। तो आपके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आप सिलेक्शन ले सकें। आप भी नियमित रूप से पढ़ते जाइए और बहुत ही आसान वैकेंसी, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन इसमें होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। साहब का दरबार, जिसको कबीर पंथी मठ कहते हैं, बाल गोविंद भगत के घर से कितना दूर था? तो कितना दूर था कबीर पंथी मठ? 4 कोस दूर जो है साहब का दरबार उनके घर से था। पूर्वाई का क्या अर्थ है? तो पूर्वाई का अर्थ है पूर्व दिशा से आने वाली हवा या पूर्व दिशा से बहने वाली जो हवा होती है उसे कहा जाता है पूर्वाई। दादुर का अर्थ है, दादुर शब्द दे रखा है, देखिए गाय, तितली, झांगुर या मेंढक। क्या इसका आंसर हो सकता है? सोचिए, विचारिए। इसके पहले जो है हमारे चैनल उन्मेष को आप जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न बिल्कुल आप तक पहुंचे ऐसा हमारा प्रयास है। तो क्या आंसर होगा इसका दादुर का? क्या अर्थ होता है दादुर का? मेंढक। जी हाँ, दादुर का अर्थ है मेंढक। अगला प्रश्न है। एक बरसाती कीड़ा जो झनकार जैसा स्वर उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? झनकार, बरसाती कीड़ा होता है और झनकार, जैसे कई बार आपने बारिश के समय में आवाज सुनी होगी, तो उसको क्या कहा जाता है? बीटल, पतंगा, झिंगुर या कनखजूरा? कौन सा ऐसा कीड़ा होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सोचिए, कौन सा ऐसा बरसाती कीड़ा है जो झनकार जैसा स्वर उत्पन्न करता है? तो उसे बोलते हैं झिंगुर या जिल्ली के नाम से भी उसे जाना जाता है, झिंगुर या जिल्ली। अगला प्रश्न है। बाल गोविंद भगत नदी स्नान को गांव से कितने मील दूर जाते थे? यानी बाल गोविंद भगत कहाँ जाते थे स्नान करने? नदी पर। और वो नदी उनके घर से जो है कितने मील की दूरी पर थी? 2 मील की दूरी पर थी। अगला प्रश्न है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, में विरहिणी से क्या तात्पर्य है? विरहिणी जो है किसको कहा है? बाल गोविंद भगत ने आत्मा को कहा है। पतोहू का अर्थ है, पतोहू शब्द जो है किसके लिए यूज किया जाता है? पहला विकल्प है पुत्रवधू, दूसरा है धोती, तीसरा है रास्ते का भोजन, चौथा है पुत्र की बेटी। तो क्या सही उत्तर इसका होगा? पतोहू मतलब पुत्रवधू कहा जाता है पतोहू को। अगला प्रश्न है। कलेवा से तात्पर्य है, कलेवा जो है इन चारों में से किसी एक के लिए यूज किया जाता है। तो कलेवा जो है सवेरे का जो जलपान होता है उसे ग्रामीण भाषा में कई जगह पर कलेवा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है। ओंध उठना मुहावरे का अर्थ है। अब देखिए, आपके सिलेबस में मुहावरे का जो टॉपिक है वो अलग से दिया गया है, तो वो तो आएंगे ही, लेकिन प्रश्न के जो हैं कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो इस पार्ट के अंदर जो मुहावरे दिए गए हैं वो यहाँ इस वीडियो में शामिल किए गए हैं ताकि आपसे कोई प्रश्न नहीं छूटे। क्योंकि आप मुहावरे का टॉपिक अलग से तो पढ़ लोगे, लेकिन पार्ट के अंदर बीच में दिए गए मुहावरे कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है कि आप तक उन प्रश्नों को भी पहुंचाया जाए ताकि कोई प्रश्न आपसे चूके नहीं और आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो क्या सटीक आंसर होगा इसका? कोंध उठना। तो कोंध उठना का अर्थ होता है चमक उठाना, यानी व्यक्ति एकदम चमक जाता है, उसको जो है कहते हैं कोंध उठना। अगला प्रश्न है। आग दिलाना मुहावरे का अर्थ है। अब मुहावरे के यहाँ जो है ये प्रश्न लिए गए हैं। जो प्रश्न पाठ के बीच में आए हैं उन प्रश्नों को यहाँ शामिल किया गया है। कौन से मुहावरा है और जो परीक्षा की दृष्टि से ये मुहावरे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बताइए आग दिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा चिता में आग लगाना, आग दिलाना। यानी कि बाल गोविंद भगत का जो पाठ है उसमें जब बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह अपनी पुत्र वधू से आग दिलाते हैं। आग दिलाने का अर्थ है यहाँ पर चिता में आग लगाना। तागा टूटना मुहावरे का अर्थ है। तागा टूटना, देखिए क्या उत्तर होना चाहिए, सटीक आंसर क्या होना चाहिए? यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको आना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो आराम से आप हमारे वीडियोस के माध्यम से निश्चित रूप से कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियोस को लगातार देखते रहें। क्या आंसर होगा? जीवन समाप्त होना। तागा टूटना का अर्थ है जीवन समाप्त होना।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उन्मेष नाम से आप सर्च कीजिए, हमारा वीडियो आप तक पहुंचा है तो निश्चित रूप से और भी अच्छे अच्छे वीडियो जो आपको सिलेक्शन में सहायता देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, वाक्य में बिल्कुल कम में कौन सा क्रिया विशेषण है? अब देखिए, ये पाठ के बीच में से आने वाला प्रश्न है और पूछा जा सकता है कि कपड़े बिल्कुल कम शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो बताइए। व्याकरण का प्रश्न है, पाठ के बीच में से लिया गया है और आपके लिए जो है पाठ में ये क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या उत्तर होगा? परिमाण वाचक, यानी कि जहां नाप तोल की जाती है, अब नाप तोल कर रहे हैं, बिल्कुल कम कपड़े पहनते हैं, तो बिल्कुल कम के लिए क्या हो जाएगा? परिमाण वाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसने दी थी, जो है बाल गोविंद भगत की बहू ने जो है उनके बेटे को मुखाग्नि दी थी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का वो काम करते थे। बाल गोविंद भगत स्वभाव से क्या थे? स्वभाव से वो गृहस्थ थे, यानी कि गृहस्थ जीवन में रहते थे। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा होता था? अब जो भगत होते हैं उनकी कोई ना कोई चंदन वो लगा के रखते हैं, तो किस प्रकार का चंदन जो है बाल गोविंद भगत के लगा रहता था? तो आंसर है रामानंदी चंदन वो लगाया करते थे। तो देखिए, इन प्रश्नों में सभी प्रश्न जो है वो सरल तरीके से आप तक पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास है। तो आप भी हमारे चैनल पर जो वीडियोस दिए गए हैं उनको लगातार देखिए और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। अगला जो प्रश्न है वो है, बाल गोविंद भगत के गले में कैसी माला पड़ी रहती थी? अलग अलग तरह की माला सब पहनते हैं, तो कैसी माला पड़ी रहती थी उनके गले में? तुलसी की जड़ों की माला जो है बाल गोविंद भगत पहनते थे, जड़ों की माला पहनते थे। बाल गोविंद भगत के कपड़े कैसे होते थे? तो बाल गोविंद भगत के कपड़े बहुत कम कपड़े पहनते थे, जिसे कोपीन कहा गया है, कोपीन। बाल गोविंद भगत सर्दियों में क्या ओढ़े रहते थे? तो सर्दियों में जो है वह काला कंबल ओढ़े रहते थे। बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषता क्या थी? तो क्या विशेषताएं बाल गोविंद भगत के गायन की थी? वे कबीर के सीधे साधे पद गाते थे। तो आपको एक प्रश्न ये भी हो गया कि भाई को किसके पद गाते थे? कबीर के गाते थे। वे मधुर आवाज में गाते थे, वे गाते गाते मस्त हो जाते थे। तो ये सभी जो है इसके उत्तर होंगे, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव प्रमुखता से होता था? बताइए। अब कोई कबीर पंथी व्यक्ति जो है उसके गीतों में किस प्रकार का भाव होगा? प्रभु से मिलन का और भक्ति का भाव होना चाहिए। आषाढ़ का महीना आते ही बाल गोविंद भगत क्या करते थे? आषाढ़ के महीने में जो है क और ख दोनों ही राइट है, तो खेतों में धान रोपते थे और गीत गाते थे। आषाढ़ का महीना जैसे ही लगता था तो वैसे ही वह जो है खेतों में धान रोपते थे, जैसे कि अभी आषाढ़ का महीना ये आने वाला है और आपके एग्जाम लगभग उस समय शुरू होंगे, तो इसलिए जो है ये याद रखना आसान होगा कि बाल गोविंद भगत खेतों में धान कब रोपते थे? आषाढ़ के महीने में। भादो, जिसको अंधियारी रात की विशेषता क्या बताएगी? भादो जो है महीने का नाम, भादो महीने की जो अंधेरी रात होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है? ख और ग दोनों इसके उत्तर हैं। बिजली चमकती है और मूसलाधार बारिश होती है। इसके अलावा सन्नाटा छाया रहता है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का वाद्य यंत्र कौन सा था? यह प्रश्न आपको याद रखना है। कौन सा वाद्य यंत्र था उनका? खंजड़ी जो है वो बजाते थे। कार्तिक मास में बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, जिसे प्रभात फेरी कहते हैं, कब शुरू होती थी? सुबह सुबह होती है प्रभात फेरियां, तो कार्तिक मास में जो है ब्रह्म मुहूर्त में वह प्रभात फेरियां शुरू कर देते थे। गर्मियों में बाल गोविंद भगत अपने घर के आंगन में क्या करते थे? तो भजन कर कीर्तन करते हुए मंडली सजाते थे, यानी कि आसपास मोहल्ले के लोगों को वह बुला लिया करते थे और भजन कीर्तन करते पूरी मंडली वहां उनके घर में, उनके आंगन में सज जाया करती थी। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो उनका बेटा जो है
सुस्त और बोदा यानी कि मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर था। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू कैसी थी? तो क्या उत्तर होना चाहिए इसका? इसके पहले आप देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के माध्यम से हम आप तक प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो क्या सटीक आंसर इसका होगा? सुशील और समझदार जो है बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू थी। यानी कि आजकल के समय में ऐसी पुत्र वधू मिलना बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन उस समय बाल गोविंद भगत की जो पुत्र वधू थी वह सुशील और समझदार थी। बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया था? तो बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत जो है कबीर के पद गाकर उत्सव मनाया था उन्होंने। कबीर पंथी जो बाल गोविंद भगत थे और उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर जो है कबीर के पद गाए और उत्सव मनाया था। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? तो मृत्यु के बाद आत्मा जो है अपने परमात्मा के पास चली जाती है। जिसे उन्होंने अपने प्रेमी का नाम भी दिया, अपने प्रेमी के पास या अपने परमात्मा के पास चली जाती है। अगला प्रश्न है, पुत्र वधू को अपने पिता के घर भेजने के लिए भगत ने क्या शर्त रखी थी? भगत मतलब बाल गोविंद भगत। तो क्या शर्त उन्होंने रखी थी? उन्होंने शर्त रखी थी कि वह दोबारा विवाह करें। पुत्र वधू बाल गोविंद भगत को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्या कारण था कि बाल गोविंद भगत की जो पुत्र वधू थी उनके बेटे की मृत्यु के बाद अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि भगत जी जो है बूढ़े हो गए थे और बीमार रहते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो 70 के ऊपर जो है उनकी उम्र रही होगी। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? हरिद्वार गंगा स्नान करने, कबीरपंथी मठ में, या जगन्नाथपुरी? तो वो जो है गंगा स्नान करने हर वर्ष जाया करते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की गंगा स्नान की यात्रा कितने कोस की थी? यानी कितने कोस जो पैदल जाते थे? तो यहाँ पर जो 30 कोस वह पैदल जाया करते थे। अब देखिए, गंगा स्नान को जो भगत जी जाते थे तो इनकी बहुत ही खास विशेषता इस पाठ में बताई गई है कि अपने घर से ये खाना खाकर जाते थे और अपने साथ कुछ भोजन लेकर चलते थे और रास्ते में कहीं कोई भोजन नहीं करते थे। और इस 30 कोस की यात्रा में इनको लगभग 5-6 दिन लगते थे और 5-6 दिन ये किसी के यहाँ का कोई भोजन नहीं करते थे। घर से एक टाइम या 2 टाइम का थोड़ा बहुत भोजन जो ले जाते थे वही ये एक बार कर लेते थे और उसके बाद रास्ते में किसी के यहाँ कोई भोजन नहीं करते, केवल पानी पीते थे। इसलिए इनकी स्थिति आने पर खराब हो जाती थी और ये बीमार हो जाते थे। गंगा स्नान से लौटने के बाद भगत की सेहत पर क्या असर पड़ता था? तो क्या असर पड़ता था? वे कमजोर हो जाते थे। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि वह कुछ भी नहीं खाते थे, इसलिए वो क्या हो जाते थे? कमजोर हो जाते थे। बाल गोविंद भगत के अनुसार साधु की क्या पहचान है? तो साधु की पहचान किससे होती है? आचार और विचार के साथ साथ साधुता से साधु की पहचान की जाती है। बाल गोविंद भगत के खेत में जो भी उपज होती थी उसे वे कहाँ ले जाते थे? वे खेती बाड़ी करते थे तो कहाँ ले जाते थे? कबीर पंथी मठ में भेंट स्वरूप देते थे। यानी कि जैसे ही फसल इनकी निकली और पास में ही कबीर पंथी मठ था, वहां ले जाते थे, वहां पूरी फसल रखते थे और प्रसाद स्वरूप जो भी फसल बचती वो उसे वहां से वापस लेकर आते थे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? इस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी? तो उनका वृद्ध होना और नियमबद्ध दिनचर्या के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, इस पाठ में किन सामाजिक कुरीतियों रूढ़ियों का विरोध किया गया है? तो इस पाठ में जो है विधवा विवाह का विरोध हुआ है, स्त्रियों को चिता को आग न देने की परंपरा का विरोध किया गया है। तो बाल गोविंद भगत जो इस पाठ में जो है विधवा विवाह का विरोध किया गया है, क्योंकि लेखक ने बताया कि भगत जी कहते हैं कि उनकी पुत्र वधू का पुनः विवाह हो जब उनका भाई उनको लेने आता है, और स्त्रियों को चिता को आग देने की परंपरा भी इस पाठ में बाल गोविंद भगत के द्वारा जो है व्यक्त की गई है। तो हमारे चैनल उन्मेष पर इसी प्रकार बने रहिए और
सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और आप भी अपनी पढ़ाई को कहीं कमजोर ना होने दें और हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें। यदि आप एक वीडियो देख लेते हैं तो उसको रिपीट कर लें जब भी आपको समय मिले दोबारा, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कमली का अर्थ क्या है? तो कमली का क्या अर्थ होता है? एक छोटा कंबल, उसे कमली नाम दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।